नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की आलोचना करने वाली बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अब बैठकें शुरू कर दी हैं। बता दें, उमा भारती जन आशीर्वाद यात्रा के लिए न्योता न मिलने के कारण नाराज हैं। इसके बाद अब वो बीजेपी की इतर बात कर रही हैं। उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आप उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल देंगे जिनके दम पर पार्टी का वजूद खड़ा है, तो आप एक दिन खुद खत्म हो जाएंगे। और अब उमा भारती महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को दरकिनार किए जाने को मुद्दा बना रही हैं। इसके चलते उन्होंने अब एक बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान किया है। उमा ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली है जिसमें वो नेताओं के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। अब अगर पिछड़े वर्गों को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है, इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ और अब 23 सितंबर को एक और बड़ी बैठक बुलाने का फैसला हुआ है। मालवा निमाड़ की राजनीति में उठापटक ने बीजेपी को हैरान कर दिया है। इंदौर में भंवर सिंह शेखावत के बाद अब राउत क्षेत्र दिग्गज नेता और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये भी साफ किया है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। दिनेश मल्हार बीते 30 साल से बीजेपी में थे और अब पार्टी पर उपेक्षा किए जाने के आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाना लगातार जारी है। बीजेपी छोड़ने वाले दिनेश मल्हार ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि मैंने यह फैसला एक दिन में नहीं लिया। दरअसल पार्टी जिस दिशा में जा रही है वहां अब पुराने कार्यकर्ताओं की जगह नहीं बची है। मैं 1989 से बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूं। पिछले 34 सालों से मैं यही इंतजार कर रहा हूं कि कभी तो पार्टी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाए, लेकिन पार्टी हर बार अपना काम कराने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। प्रदेश में कौन चुनाव जीतेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी जमीन पर काम करती है वो ही चुनाव जीतती है। आज तक बीजेपी इसी कारण चुनाव जीतती आई है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से जमीन पर उतर चुकी है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व आए चाहे अंतर्राष्ट्रीय नेता आ जाएं, प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे के न होने के कारण पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज होने लगे हैं। इस बीच अब बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने अपनी ही पार्टी के विधायक कल्पना देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा कि परिवर्तन यात्रा में तो अब वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी रथ पर सवार थे, हजारों कार्यकर्ता एकत्रित थे, वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो रथ से नहीं उतरे, जिसके बाद कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा में मैंने कई बार की है, लेकिन वो लोगों के बीच में जाती थी। उन्होंने कहा कि यात्रा जनता को जोड़ने के लिए है, कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए नहीं। ये अच्छी बात नहीं है, कार्यकर्ताओं की भावना का अनादर हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वसुंधरा राजे को आम जनता भी सीएम फेस चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने जो भी फैसला लिया है वो भी ठीक है, लेकिन अब मैं परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा, बहुत अपमान हुआ है। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा हाड़ौती क्षेत्र में पहुंची। ये क्षेत्र भाजपा की पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के लिए जाना जाता है, लेकिन गुरुवार को मंच पर भाजपा कार्यकर्ता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ परंपरागत राजस्थानी पगड़ी और तलवार भेंट कर फोटो सेशन कराते दिखे। वसुंधरा गायब थी। वसुंधरा सिर्फ गुरुवार को ही नहीं थी, वो पिछले 10 दिनों से राजस्थान के राजनीतिक पटल से गायब हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। वसुंधरा झालावाड़ से 33 सालों से या तो विधायक रही हैं या सांसद रहीं, लेकिन गुरुवार को इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से गायब रहीं। इस दौरान आयोजित रैली में उनकी जगह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पहुंचे। रैली में भीड़ नहीं थी। लोगों को पहले से ही मालूम था कि वसुंधरा राजे नहीं आएंगी। वसुंधरा के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को सिर्फ हाजिरी लगाने के मकसद से भेजा गया था। वसुंधरा की भाजपा से नाराजगी दुष्यंत के मुद्दे पर भी है। वसुंधरा चाहती थी कि उनके सांसद बेटे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन परिवारवाद के आरोपों से डरी भाजपा ये हिम्मत नहीं दिखा पाई। चीन ने 19वें एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय नागरिकों के साथ जातीय या इलाकाई आधार पर भेदभाव वाले बर्ताव को भारत दृढ़ता से अस्वीकार करता है और उसका लंबे समय से यही स्टैंड रहा है।
उन्होंने कहा, हमने एक कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही भारत के केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई गेम्स में शामिल होने के लिए चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर पीएम मोदी को चीन को लेकर निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि मोदी चीन का ये नाम लेने से क्यों कतराते हैं कि उसने आक्रामक तरीके से लद्दाख का 4067 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हड़प लिया है। ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसके बजाय मोदी ने संसदीय बैठक में कोई आया नहीं की जानकारी थी। स्वामी ने कहा कि कम से कम अब तो उन्हें चीन का नाम लेना चाहिए। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। साथ ही तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, इस मामले को भी हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। चेन्नई के एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि ये मामला एक मंत्री के खिलाफ है और इस प्रकार ये राज्य मशीनरी द्वारा एक विशेष धर्म के खिलाफ किए जाने का मामला है। उन्होंने कहा, अगर ये किसी आम आदमी द्वारा किसी विशेष धर्म के खिलाफ बोलने का मामला होता तो वो हाईकोर्ट जाते। रमेश बिधूड़ी के द्वारा बसपा के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे जाने के बाद हंगामा हो रहा है। इस बीच रमेश बिधूड़ी के अलावा भी वो बीजेपी सांसद भी निशाने पर आ गए हैं, जो संसद में पीछे बैठकर हंस रहे थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऐसा ही एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बिधूड़ी की बात पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 2 पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन कल लोकसभा में अपनी पार्टी के सहयोगी रमेश बिधूड़ी द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषण पर बेशर्मी से खुश हो रहे थे। वो भी उतनी ही निंदा के एक पात्र हैं जितना बिधूड़ी। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी शाह के नेतृत्व में भाजपा का ये शर्मनाक स्तर गिर गया है। रमेश बिधूड़ी की गालियों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मांग करते हुए कहा है, ये बेहद शर्म की बात है। राजनाथ सिंह की माफी स्वीकार्य नहीं है और आधी अधूरी है। ये संसद का अपमान है। ये निलंबन का स्पष्ट मामला है और बिधूड़ी का बयान हर भारतीय का अपमान है। भाजपा नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने कहा कि पिछले सत्र में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को कथित तौर पर मंत्रियों का अपमान करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। भाजपा सांसद बिधूड़ी ने उससे भी बदतर बात कही है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में सवाल किया है, बीजेपी दिल्ली सांसद संसद में स्पीकर के सामने दूसरे मुस्लिम सांसद को ऐसे शब्दों से बुला रहे हैं। क्या यही बीजेपी की संस्कृति है? पार्टी ने इसे संसद के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है। संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा बीएसपी सांसद दानिश को कहे गए अपशब्दों और चौतरफा दबाव के बाद बीजेपी ने अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें, गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर बोलते हुए रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी और मुस्लिम समाज को लेकर भी अपशब्द कहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद से असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिधूड़ी की टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई न करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को शुक्रवार को गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी। भाजपा सांसद बिधूड़ी की संसद में घोर सांप्रदायिक टिप्पणियों ने बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर दिया है। हालांकि उनकी टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाई जा चुकी हैं। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार बिरला ने लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर चर्चा के दौरान मुस्लिम सांसद दानिश अली के लिए रमेश बिधूड़ी द्वारा इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों ने कहा कि अध्यक्ष ने बिधूड़ी को इसी तरह का व्यवहार दोबारा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मुसलमानों, पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर लोगों को अब तक इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वो मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन मैं इसकी निंदा करती रहूंगी, क्योंकि मां काली ने मुझे रीढ़ दी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर मेनस्ट्रीम कभी नहीं रही। बीजेपी के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह पाते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा संसद में गालियां दिए जाने के बाद सांसद दानिश अली ने कहा कि जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज देश में ये है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर भी विचार कर रहा हूँ। ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या हम इसलिए चुनकर आते हैं? क्या देश को आज़ादी इसलिए दिलवाई गई थी? जब हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे तो क्या उनको ये सुनने को मिलेगा? उन्होंने कहा कि चुने हुए सांसद की कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरह का हमला करना मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने मुझे, मेरे समर्थकों को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है, रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुनकर। मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की नस फट सकती है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या एक्शन होता है और मैं करूं तो करूं क्या। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की ये स्थिति है तो आम इंसान की क्या होगी। उन्होंने कहा कि अब देखना यह है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या ये देश इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दानिश अली कहते हैं, बीजेपी नेताओं में ये कंपटीशन हो गया है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे बयान दीजिए। पहले संसद के बाहर होता था, अब संसद के अंदर मारने की धमकियां दी जा रही हैं। काफी दिनों से चल रही चर्चा आज साकार हो गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी ने मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। बता दें, इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी को 66 और जेडीएस को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन अहम माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल पास किए जाने की प्रशंसा की और कुछ सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महिलाओं के लिए ये बिल बहुत ज़रूरी है, पर इसमें जो 2 फुटनोट हैं उस पर हमारा ध्यान गया, परिसीमन और जातीय जनगणना। ये बिल आज लागू किया जा सकता है, कोई मुश्किल मामला नहीं है। सरकार वो करना नहीं चाहती। सच्चाई ये है ये 10 साल बाद लागू होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी ने संसद में कई बातों को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इतना कर रहे हैं तो 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ही ओबीसी क्यों हैं? ओबीसी अधिकारी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। पीएम हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, पर उनके लिए क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं, मैंने जब ये बात कही तो वो लोकसभा में अपने नेताओं की संख्या बता रहे हैं, पर इसका बजट कंट्रोल करने वाले अधिकारियों से क्या नाता है? मैंने सवाल ये पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी भी लोकसभा सांसद से पूछ लीजिए, लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या वो कोई कानून बनाता है, कोई फैसला लेता है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, बीजेपी या भारत का कोई सांसद खुद कोई फैसला नहीं लेता है। जैसे मंदिर में मूर्तियां होती हैं वैसे सांसदों को बना रखा है और ओबीसी की मूर्तियां भर रखी हैं, पर ताकत बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदार नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया, ये मूर्ति वाली जो बात है ये संसद के बाहर एक बीजेपी सांसद ने मुझसे कही थी। वो बोले, हमने जनगणना की थी, उसे सरकार सार्वजनिक कर दे। पीएम मोदी को अगले भाषण में भारत को ये समझाना है कि देश के जरूरी 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं। हथियार रखने और सेना की वर्दी पहनने के आरोप में गिरफ्तार 5 मैतेई आरोपियों को छुड़ाने के लिए मणिपुर घाटी में गुरुवार को महिला प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर हमले किए। इससे हालात बेकाबू हो गए। सुरक्षा बलों और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। महिलाओं की भीड़ इम्फाल पश्चिम के सिंगजामेई पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी के घर में घुस गई और वहां तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे की इम्फाल बंद की कॉल दी है। वहीं मैती संगठन कोकोमी मीरा पेबिस ने मणिपुर से असम राइफल्स की वापसी की मांग की है।
लेकिन गुरुवार की घटनाएं बता रही हैं कि मैतेई नागरिक समाज के सदस्यों ने घाटी में पहली बार पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला है, क्योंकि पुलिस बल में मैतेई भरे हुए हैं। अभी तक मैतेई महिलाएं और प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उनके ज़्यादातर हमले असम राइफल्स के बैरिकेडों को हटाने के लिए हुए हैं। इससे पता चलता है कि मणिपुर में अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं है और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दिया है और न ही पीएम मोदी ने दौरा किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।